कंजर्वेटिव रीजाइम सेटअप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक। जो कंजर्वेटिव रीजाइम्स बनाई गई थी 1815 में वो क्या थी, ऑटोक्रेटिक थी, वो स्वचालित थी, उनको सिटीजन से कोई लेना देना नहीं था। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट, उनको क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं था, उन्होंने सेंसरशिप लगा रखी थी कि अगर उनके अगेंस्ट कोई कुछ भी बोलेगा तो हम तुमको क्या कर देंगे, मार देंगे, बोलना इलीगल था। जैसे कि हमने पढ़ा था हिटलर के टाइम, उसने भी सेंसरशिप लगा रखी थी कि उसके अगेंस्ट कोई कुछ नहीं लिख सकता है। एंड सॉट टू कर्व एक्टिविटीज़ दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, और ऐसी एक्टिविटीज़ पर भी रोक लगा रखी थी जो इन ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या करती थी, सवाल उठाती थी। Most of them imposed censorship laws to control what was said in newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom. Liberty and freedom associated with the French Revolution. ठीक है, अब इसमें से ज़्यादा जो थे उन्होंने क्या लगा रखा था, सेंसरशिप लॉ लगा रखा था। व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, किस पे लगा रखा था, न्यूज़पेपर्स पे, बुक्स पे, प्लेस पे, सॉन्ग्स पे, जो क्या लगा रहे थे, लिबर्टी और फ्रीडम का के बारे में अगर ऐसा कोई कुछ बोलता था तो वो लोग क्या कर देते थे, उस पर सेंसरशिप लगा देते कि फ्रीडम और लिबर्टी जैसी चीज़ है तो होनी ही नहीं चाहिए। जो किससे एसोसिएटेड है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज़ हैं वो लिबरल को क्या करती थी, आज भी इंस्पायर करती थी। वन ऑफ द मेजर इशूज टेकन अप बाय द लिबरल नेशनलिस्ट हु क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा था लिबरल नेशनलिस्ट का था वो क्या था, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि हम क्या करें, जो चाहें वो लिख सकते हैं, वो बोल सकते हैं। जैसे कि आज की तारीख में अगर कुछ भी हो जाएगा तो हम जाएंगे और ट्विटर पे अपनी राय दे देंगे, चाहे हम गलत हों चाहे हम सही हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पास क्या है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस अवर आइडियाज़ हैं, जो उस टाइम क्या थी, वहाँ के लोगों के पास नहीं थी। ठीक है, अगला है हमारा द रिवॉल्यूशनरीज। रिवॉल्यूशनरीज पढ़ने से पहले आप ये देखिए, ये वाला पिक्चर देखिए, ये आपको पिक्चर दिख रहा है, इसमें एक क्लब है थिंकर्स का। अब इसमें देखिए सबने क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है। ठीक है, इसलिए नहीं लगा रखा है कि इनके यहाँ पे कोविड-19 था, इन्होंने इसलिए लगा रखा है कि साइलेंस इज़ द फर्स्ट कमांडमेंट ऑफ दिस लर्न सोसाइटी। कि अब यहाँ पे आप मिले हो, आप सबसे मिल रहे हो, ठीक है, आप एक ग्रुप में बैठे हो, अपने फ्रेंड से मिलो, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बोल नहीं सकते। तो ये इनके ऊपर ऐसा था कि आप सब लोग साथ में बैठिए, लेकिन आप क्या कर सकते हो, बोल नहीं सकते हो। To avoid the eventuality whereby a member of this club was come to the temptation of speech, muzzles will be distributed of members upon entering. Muzzles मतलब ये दिए जाते थे इनको मास्क टाइप, जब भी क्या आता था, कोई आता था, क्योंकि अब आप सब लोग साथ में बैठ रहे हो तो कुछ नहीं तो बातें तो करोगे ही करोगे। तो क्या होता था, ये तो क्या है, टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन मतलब आपकी इच्छा होती है क्या करने की, बात करने की, उसको कंट्रोल करने के लिए लोग इसको क्या दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं। ठीक है, देखिए द रिवॉल्यूशनरीज ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रॉव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। देखो अब क्या हो रहा है, 1815 में बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज आ गए हैं, लेकिन हमको क्या लग रहा है कि लोग उनको क्या करेंगे, रिप्रेस करेंगे या ऑप्रेस करेंगे। तो बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट क्या हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रेंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवॉल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडिया। बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया गया था, है ना, कहाँ पर, यूरोप में बनाया गया था कि वो रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन करें और जो उनके आइडियाज़ हैं उसको क्या कर सके, स्प्रेड कर सकें या उसको फैला सकें। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress. अब उस टाइम रिवॉल्यूशनरी होने का क्या मतलब था कि जो वियना की मीटिंग हुई थी उसके बाद जो भी मोनार्कियल फॉर्म आए थे या जो भी मोनार्क आए थे उनको क्या करना है, पूरे जी जान से उनका अपोज करना है। एंड टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम, और क्या करना है, लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना है। Most of this revolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of the struggle for freedom. ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे वो क्या चाहते थे कि नेशन स्टेट भी बने, तभी जाके हमको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी और ये हमारा स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम क्या होगा, पूरा होगा। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini. ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल या एक ऐसे इंडिविजुअल थे जो क्या चाहते थे, स्ट्रगल, जो उन्होंने स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में दिया था बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन, वो थे जिसेपी मैजिनी।
ये कहाँ पर जन्म हुआ था इनका? जिनोवा में हुआ था 807 में। ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनरी। कार्बोनरी एक जगह का नाम है, वहाँ की सीक्रेट सोसाइटी के क्या बन गए? मेंबर बन गए। As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. लिग्यूरिया में एक इन्होंने रिवॉल्यूशन करा था, इसीलिए सिर्फ 24 साल की उम्र में इनको कहाँ पर भेज दिया गया था? एग्जाइल में भेज दिया गया था, मतलब इनका देश निकाला कर दिया गया था। एग्जाइल मतलब वनवास होता है, पर यहाँ पर होगा देश निकाला कर दिया गया था। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटी, फर्स्ट यंग इटली एंड मार्सेल एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। उसके बाद इन्होंने 2 खुद सीक्रेट सोसाइटी फाउंड करी, एक तो थी यंग इटली कहाँ पर? मार्सेल में, और एक थी यंग यूरोप बर्न में। whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German state। अब इसमें मेंबर्स कौन होते थे जो किसकी तरह सोचते थे? जिसेपी मजीनी की तरह, और वो कहाँ के होते थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन के। मजीनी बिलीव्ड दैट गॉड हैज़ इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। मजीनी का मानना था कि भगवान क्या चाहते हैं कि जो नेशंस हो वो क्या दिखाए? मानवता दिखाए, ठीक है, मानवता की एकता दिखाए। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम्स। सो इसी वजह से जो इटली है वो उसमें क्या थे? पहले वो पूरा एक स्टेट नहीं था, पूरा एक कंट्री नहीं था, फिर छोटे छोटे से क्या थे? किंगडम्स थे। जैसे कि हमारे यहाँ भी हम भी पूरे क्या थे? देश नहीं थे, एक क्या थे? छोटे छोटे से हमारे यहाँ भी क्या थे? किंगडम्स थे, और वहाँ पे क्या करते थे? राजा राज करते थे। देखिए यूनिफिकेशन से पहले आपको इटली दिखेगा, देखिए टस्कनी है, वेनेशिया है, लोम्बार्डी है, प्रामा है, मोडेना है, ठीक है, किंगडम ऑफ बॉथ सिसिल से। लेकिन ये बाद में देखिए यूनिफिकेशन के बाद जितनी भी इसमें बाउंड्रीज थी वो सब क्या हो गई? हट गई, और ये पूरा क्या बन गया? एक कंट्री बन गया। टस्कनी कितना इंपॉर्टेंट सिटी है अभी इटली का। आप देखिए वो पहले एक छोटा सा राज्य था। राज्य था। अब देखें यहाँ पर हम आ जाएं, इट हैज़ टू बी फोर्ज्ड इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन अ वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। इसको क्या करना पड़ेगा? आपको यूनिफाइड करना पड़ेगा। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। ये यूनिफिकेशन हो जाएगा अगर इटली का, तो उनको क्या होगी? धीरे धीरे लिबर्टी या फ्रीडम मिल जाएगी। Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland। इसके मॉडल को फॉलो करते करते किसके? जिसेपी मजीनी के बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी वो कहाँ पर भी फॉलो हुई थी? कहाँ पर बनी थी? जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्ज़रलैंड में, पोलैंड में। Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। अब जो मजीनी का अपोजिशन था मोनार्की को लेके, और जो उसका विजन था, जो उसकी सोच थी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स को लेकर, इससे कंजर्वेटिव्स को क्या लगने लगा? डर लगने लगा। मेटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। मेटरनिक ने उनको कैसे डिस्क्राइब किया था कि ये जो है सबसे खतरनाक एनिमी है हमारे सोशल ऑर्डर के। मेटरनिक कौन? वो ड्यूक मेटरनिक, जिसने क्या करा था? चांसलर था कहाँ का? ऑस्ट्रिया का, जिसने क्या बनाई थी? कांग्रेस ऑफ वियना बनाई थी, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1813 एंड 1848। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।